जिसके इस्तेमाल की सभी जानकारी आपको दवाई के सेट के साथ भेजी जाएगी। ऑर्डर के लिए अभी कॉल करें। आयुर्वेदिक फैक्ट्री में कार्य करने के लिए 8वीं से 10वीं पास 3 हेल्पर्स एवं 1 ऑफिस बॉय की आवश्यकता है। ऑफिस बॉय के लिए आवश्यक योग्यताएं: स्कूटर या बाइक चलाना आना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती इंटरव्यू के बाद कराई जाएगी, सैलरी इंटरव्यू के बाद निर्धारित की जाएगी। और जानकारी के लिए संपर्क करें 9891527542 पर। चाहे वो साइबर क्राइम हो, विभाग की लापरवाही या जघन्य अपराध, अब बचेगा नहीं कोई अपराधी। सच की बात, सच दर्शन के साथ सच का सामना, हर जुर्म का पर्दाफाश। देखिए हमारे साथ, अपराधियों की अब खैर नहीं। देखिए सच दर्शन। नमस्कार, मैं हूं कुमकुम कोहली और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर सच दर्शन। आज बात करेंगे देश और राजधानी समेत कई अहम खबरों की। हरियाणा गुरुग्राम के इफ्को चौक पर तेज बारिश के बाद सर्विस रोड का एक हिस्सा अचानक धंस गया। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग कर वाहनों को दूसरे रास्तों की तरफ डाइवर्ट किया। सर्विस रोड के नीचे जीएमडीए की मेन सीवर लाइन गुजर रही है। अब जीएमडीए की टीम मौके का निरीक्षण कर सड़क धंसने की वजह का पता लगाएगी। गुरुग्राम के इफ्को चौक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद यहां सर्विस रोड का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जानकारी के मुताबिक इफ्को चौक के पास सर्विस रोड के नीचे जीएमडीए यानी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मेन सीवर लाइन गुजर रही है। बारिश के बाद सड़क धंसने से सड़क की मजबूती और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क धंसने की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर प्रभावित हिस्से के आसपास अस्थायी बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके साथ ही वाहनों को दूसरे रास्तों की तरफ डाइवर्ट किया गया ताकि धसी हुई सड़क के पास किसी तरह की दुर्घटना न हो और यातायात सुचारू रखा जा सके। यातायात पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जानकारी जीएमडीए को भी दे दी गई है। अब जीएमडीए की टीम मौके का निरीक्षण कर यह पता लगाएगी कि सड़क धंसने की असली वजह क्या है और इसे जल्द से जल्द किस तरह ठीक किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर माना जा रहा है कि सोमवार को हुई तेज बारिश के कारण सड़क के नीचे मिट्टी खिसकने या सीवर लाइन के आसपास पानी के दबाव की वजह से यह स्थिति बनी हो सकती है। हालांकि सड़क धंसने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल वाहन चालकों से अपील है कि इफ्को चौक के इस हिस्से में सावधानी से सफर करें और यातायात पुलिस की ओर से किए गए डायवर्जन का पालन करें। बारिश के बाद सड़क धंसने की यह घटना एक बार फिर गुरुग्राम की जल निकासी और सड़क व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि जीएमडीए की टीम कब तक मौके पर पहुंचकर जांच और मरम्मत का काम शुरू करती है। कैमरे पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनमें साफ नजर आ रहा है कि सड़क का हिस्सा धंस चुका है और सुरक्षा के लिए मौके पर बैरिकेडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पात्र बुजुर्ग महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की है। रक्षाबंधन से पहले सरकार के इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को यह बड़ी सौगात दी है। सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश की 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी प्रदेश के अंदर रोडवेज बस से सफर करने वाली पात्र बुजुर्ग महिलाओं को टिकट के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस बैठक में महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद सरकार ने बिना देरी किए योजना को लागू कर दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना की शुरुआत की। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद बुजुर्ग महिलाओं के लिए यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाना है, खासतौर पर ऐसी महिलाओं को जो अपने परिवार, रिश्तेदारों या दूसरे जरूरी कामों के लिए रोडवेज बसों से सफर करती हैं और उनके लिए यह योजना आर्थिक रूप से बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस योजना के लागू होने के बाद अब 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान किराए की चिंता नहीं करनी होगी। रक्षाबंधन से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना को महिलाओं के लिए सरकार की बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अब उत्तर प्रदेश की 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस का सफर होगा आसान और किराए की चिंता होगी खत्म। अब इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की यात्रा कितनी आसान होती है, इसे लेकर सरकार की तरफ से आगे क्या व्यवस्था की जाती है, इस पर भी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में 36 दुकानों और मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक ये निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए गए हैं। महायोजना 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण की तैयारी है और सभी से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। अब सवाल है कि नोटिस के बाद क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी। संभल में एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई चर्चा में है और इस बार मामला जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों से जुड़ा है। जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में 36 दुकानों और मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक ये निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए गए हैं और अब महायोजना 2021 के तहत सड़क चौड़ीकरण की तैयारी चल रही है। दरअसल प्रशासन की योजना चौधरी सराय से चंदौसी चौराहे तक और जामा मस्जिद होते हुए टंडन तिराहे तक सड़क को चौड़ा करने की है। इसी सिलसिले में इलाके में बने मकानों और दुकानों की जांच की गई। प्रशासन के मुताबिक एसडीएम विकास चंद्र और जेई सचिन ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जांच के दौरान करीब 3 दर्जन ऐसे निर्माण सामने आए जिनके बारे में प्रशासन का कहना है कि इनके नक्शे पास नहीं कराए गए थे। जांच के बाद रिपोर्ट तैयारी की गई और डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर 36 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब नोटिस पाने वाले सभी लोगों से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, यानी प्रशासन की कार्रवाई अभी, लेकिन अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या संभल में इन 36 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। वहीं नोटिस मिलने के बाद कुछ दुकानदारों और मकान मालिकों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो वे कोर्ट का रुख करेंगे। यानी संभल में एक बार फिर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर है कि 7 दिन के भीतर इन नोटिस का क्या जवाब आता है और प्रशासन इसके बाद क्या कदम उठाता है। नोटिस से शुरू हुई ये कार्रवाई आगे बुलडोजर तक पहुंचेगी या मामला कोर्ट में जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में ही होगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब मामले में फैसले के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अलग अलग राय सामने आई है। मायावती ने मामला बातचीत से सुलझाने की बात कही है, वहीं ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 19 के खिलाफ बताया है। हिजाब को लेकर अब कानूनी विवाद के साथ सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में हिजाब को लेकर विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अलग अलग राय सामने आई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हिसाब से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाली छात्रा यह साबित नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना उनके धर्म का ऐसा अनिवार्य हिस्सा है जिसके बिना उसकी धार्मिक आस्था प्रभावित होती है। फैसले के बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान हर धर्म और समुदाय को बराबरी का अधिकार देता है और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म, चादर या हिजाब जैसे संवेदनशील मामलों को कोर्ट कचहरी तक ले जाने की बजाय स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए ताकि कोई इसका राजनीतिक फायदा न उठा सके। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि यह फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि इस्लाम में क्या जरूरी है, यह तय करने वाला कोर्ट कौन होता है। उन्होंने इस फैसले को इस्लाम पर हमला बताया। यानी हिजाब के मुद्दे पर एक तरफ मायावती बातचीत, आपसी सहमति की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी सीधे कोर्ट के फैसले की संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि हिजाब को लेकर यह कानूनी और सियासी विवाद आगे किस दिशा में जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें कुछ पार्षद गंगा जल की कसम खाते नजर आ रहे हैं। दावा है कि वीडियो में कथित कमीशन की रकम बांटने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने वीडियो को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं नगर आयुक्त ने वीडियो को पुराना बताया है और मामले की जांच कराने की बात कही है। जो भी निगम की आमदनी होगी वो साठों में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, और इन पे अगर जो किसी पे आंच आती है तो सब इकट्ठे होंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नगर निगम से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पार्षद हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्षद नगर निगम से होने वाली कथित अवैध कमाई और कमीशन की रकम को आपस में बराबर बांटने की सौगंध ले रहे हैं। वायरल वीडियो में कथित तौर पर पार्षद एक दूसरे के साथ गद्दारी नहीं करने और जो भी रकम मिले उसे बराबर हिस्सों में बांटने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो के सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने आरोप लगाया कि नगर निगम में बड़े स्तर पर लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने वायरल वीडियो को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि इस पूरे विवाद में नगर निगम प्रशासन का पक्ष भी सामने आया है। नगर आयुक्त सौम्या गुरु रानी ने वायरल वीडियो को पुराना बताया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो से जुड़े पूरे मामले की जांच जिला अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर यह वीडियो कब का है? इसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं? क्या वीडियो में कही जा रही बातें वास्तव में अवैध कमीशन से जुड़ी है या फिर वीडियो को किसी दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर आरोप और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में अब सबकी नजर प्रशासनिक जांच पर है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो की असल कहानी क्या है और अवैध कमीशन को लेकर लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। नेपाल के रसुआ इलाके में तिब्बत की तरफ से आए अचानक बाढ़ के पानी ने कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी। तेज बहाव में कई वाहन बह गए और 3 पुलिस चौकी के तबाह होने की जानकारी सामने आई है। टिमुरे समेत आसपास के बाजार और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर नुकसान का आकलन कर रही हैं। अब बात नेपाल में आई बाढ़ की भयानक तस्वीरों की, जहां अचानक आए सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। नेपाल के रसुआ इलाके में तिब्बत की तरफ से आए अचानक बाढ़ के पानी ने कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ इतनी तेज थी कि रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। इस प्राकृतिक आपदा में 3 पुलिस चौकियों के भी तबाह होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा इलाके में मौजूद कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुँचने की खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान रसुआ सीमा नाके के आसपास के इलाके में बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक टिमुरे समेत आसपास के 2 बाजार बाढ़ के पानी और मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह तबाह हो गए हैं। जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे अचानक भीषण बाढ़ आई। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव टिमुरे बाजार की बस्ती तक पहुंच गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक आए इस सैलाब के कारण लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई वाहन पानी के बहाव में बह गए और सड़कें भी प्रभावित हुई। सीमा क्षेत्र के बाढ़ के कारण सामान्य आवाजाही और स्थानीय गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। हाइड्रो पावर परियोजनाओं को हुए नुकसान से भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये परियोजनाएं इलाके के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का जायजा लेने में जुटी हैं और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल बाढ़ से हुए कुल नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती तस्वीरें बता रही हैं कि रसुआ में अचानक आई इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने और हालात
हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और राजधानी की हर बड़ी और अहम खबर के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।